नमस्कार साथियों, मेरा नाम है आर.के. सिंह। संस्कृति आईएएस यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। आज के एपिसोड में हम बात करने वाले हैं एक रिपोर्ट के बारे में, और ये जो रिपोर्ट है ये जलवायु स्थिति रिपोर्ट 2024 है। एक खास क्षेत्र के लिए। दुनिया में देखें तो कई सारे जो महाद्वीप हैं, लेकिन उन महाद्वीपों में ये जो रिपोर्ट आई है ये एशिया महाद्वीप के जलवायु स्थितियों के संदर्भ में रिलीज की गई है। तो देखेंगे कि आखिर ये जो रिपोर्ट है एशिया में जलवायु स्थिति रिपोर्ट 2024, तो ये चर्चा में क्यों है, इसके जो महत्वपूर्ण बिंदु हैं कि आखिर कौन सी बदलाव या कौन सी स्थितियां इस रिपोर्ट में एशिया और एशिया के संदर्भ में भी देखें तो विभिन्न जो क्षेत्र हैं, चाहे साउथ ईस्ट एशिया की बात करें, चाहे हम उसके एक देश अपने भारत की बात करें, नेपाल की बात करें या अन्य क्षेत्रों की बात करें, तो उनके बारे में इस रिपोर्ट में क्या कहा गया है, कौन सी चेतावनियां जारी की गई हैं, कौन सी बातें कही गई हैं, तो इन सभी मुद्दों पर एक एक करके हम चर्चा करने वाले हैं। तो चलिए चर्चा में आगे बढ़ते हैं। एशिया में जलवायु की स्थिति रिपोर्ट 2024 क्यों चर्चा में है, तो देख सकते हैं एक न्यूज़ हम लेते हैं जिसके बारे में खास तौर पे कहा गया एशिया इज वार्मिंग एट ट्वाइस द ग्लोबल एवरेज। ये WMO की रिपोर्ट आई है, और इसी कारण से देखें तो अब ये जो एशिया के संदर्भ में जलवायु स्थिति रिपोर्ट है इसकी चर्चा अब होने लगी है। अगर एशिया क्षेत्र में देखें तो एक जो टेम्परेचर है, जो तापमान है, ये जो तापमान है इसमें जो वृद्धि देखने को मिल रही है वो कहा गया है कि ग्लोबल लेवल पे, वैश्विक स्तर पे क्या है कि ये 2 गुने से भी अधिक दर से बढ़ रहा है, और यही क्या है कि यही सबसे महत्वपूर्ण चिंता का विषय बना हुआ है। और यही WMO की रिपोर्ट में, वर्ल्ड जो मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन है उसके द्वारा ये रिपोर्ट में खास बात कही गई है। विश्व मौसम जो विज्ञान संगठन है इसकी रिपोर्ट में यही दोहराया जा रहा है कि एशिया में तेजी से हो रही जो गर्मी है, ये जो तापमान तेजी से बढ़ रहा है उसके कारण जो मौसम है, जो वेदर है, उसमें और विषम जो जलवायु परिस्थितियां हैं, जो चरम स्थिति है वो पैदा हो सकती है। और आप देख सकते हैं कि अब एशिया क्षेत्र में जो पहले एक जो जलवायु या फिर मौसम होते थे वो जो एक स्थिति है वो अब देखने को नहीं मिलती है। मौसम में बड़े स्तर के जो बदलाव हैं, जैसे भारत के संदर्भ में देखेंगे तो जो पहले हीट वेव की जो भारत में हीट वेव के जो मामले हैं वो पूरे एक साल में गर्मी के मौसम में 2 या 3 बार देखे जाते थे, और हीट वेव के जो दिनों की संख्या होती थी वो अधिकतम 4 या 5 दिनों तक होती थी या इससे कम ही रहती थी। लेकिन अब न केवल भारत में जो हीट वेव है, जो हीट वेव के मामले हैं उनकी संख्या बढ़ चुकी है, जो दिनों की संख्या है वो 5 का 6, 7, 8 दिनों तक हो चुकी है, और जो इसका विस्तार देखने को मिला, पहले कुछ ही भारत के क्षेत्रों में हीट वेव का प्रभाव देखने को मिलता था, लेकिन अब उत्तर भारत, पश्चिम भारत, दक्षिण भारत, विभिन्न क्षेत्रों में इसके जो प्रभाव हैं, तो इस तरह की जो चरम परिस्थिति है उसके अब और बढ़ने की जो चेतावनी है वो यहाँ पर दे दी गई है। और इस कारण से जो विभिन्न प्रभाव हैं, जैसे किसी भी क्षेत्र की जो इकोनॉमी है, जो अर्थव्यवस्था है, जो वहाँ का पूरा इकोसिस्टम है, जो वहाँ का सोसाइटी है, उसके ऊपर अब असर देखने को मिलेगा। ये भी बात यहाँ पर स्पष्ट तौर पे कह दी गई है WMO के द्वारा। तो इस कारण से एशिया में ये जो जलवायु स्थिति रिपोर्ट 2024 है ये काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाती है। और इसके संदर्भ में ये भी कहा गया कि वर्ष जो 2024 था, ये जो 2024 है, ये जो वर्ष है ये खास वर्ष हो जाता है, क्योंकि एशिया का अब तक का सबसे जो गर्म वर्ष है वो भी ये कहा गया है कि ये क्या रहा है कि अब तक का एशिया क्षेत्र में, एशिया महाद्वीपीय क्षेत्र में ये क्या है कि सबसे गर्म वर्ष माना गया है। और इस कारण से देखें तो व्यापक स्तर पे लंबे समय तक जो हीट वेव के मामले हैं, जो गर्म लहरों के मामले हैं, जो गर्म प्रभाव देखने को मिले हैं, लू के प्रभाव देखने को मिले हैं एशिया क्षेत्र में। विश्व जो मौसम संगठन है इसकी रिपोर्ट की माने तो जो भारत का पूर्वी और पश्चिमी तटीय क्षेत्र है, अगर आप देखेंगे तो भारत के अगर बात करें तो भारत का जो पूर्वी और पश्चिमी जो तटीय क्षेत्र, इधर आप आएंगे तो ये पूरा पूर्वी तटीय क्षेत्र आपको देखने को मिलेगा, इधर आएंगे तो पश्चिमी तटीय जो क्षेत्र है वो आपको देखने को मिलेगा। तो वैश्विक स्तर पे यहाँ पर जो सागरी जल स्तर है वो भी कहीं ना कहीं प्रभावित हुआ है इस तरह के चरम परिस्थितियों के कारण। और इससे क्या हुआ है कि जो सागरी जल स्तर है, वाटर जो लेवल है
ओशियन का, वो क्या है कि कहीं ना कहीं अपेक्षाकृत बढ़ा है और इस कारण से इन तटीय क्षेत्रों में बहुत सारी समस्याएं देखने को मिली है। जैसे आजीविका की, बुनियादी ढांचे के लिए खतरा देखने को मिला है, तटीय क्षेत्रों पर कई सारे जो प्राकृतिक आपदाएं हैं वो देखने को मिला है। तो इस तरह के जो प्रभाव हैं वो लगातार देखने को मिल रहे हैं। तो ये हमने देखा। इसके अलावा अगर आप बात करेंगे तो सबसे जो महत्वपूर्ण है, एशिया में जो जलवायु स्थिति रिपोर्ट 2024 है, इसके बारे में थोड़ा सा देखते हैं। तो इस रिपोर्ट को विश्व मौसम जो विज्ञान संगठन है, WMO है, उसी के द्वारा प्रकाशित किया जाता है और उसी का ये संस्करण है। ये इस क्षेत्र के लिए देखें तो प्रतिवर्ष प्रकाशित होने वाली जलवायु रिपोर्टों का क्या है, ये 5th एडिशन है, 5वां संस्करण है। और रिपोर्ट में राष्ट्रीय जो मौसम विज्ञान, जो जल विज्ञान सेवाएं हैं, WMO जो क्षेत्रीय जलवायु सेंटर्स हैं और कई सारे जो शोध संस्थान हैं, उनकी मदद के साथ जो भी संयुक्त राष्ट्र एजेंसियां हैं, अंतर्राष्ट्रीय जो संगठन हैं, उनकी मदद से ये रिपोर्ट प्रकाशित किया गया है। और रिपोर्ट में खास तौर पे जो भी प्रमुख जलवायु जो संकेतक हैं, कह सकते हैं कि जो क्लाइमेट इंडिकेटर्स हैं, जलवायु जो संकेतक हैं, उनकी जो स्थिति है और संयुक्त राष्ट्र जो एजेंसियां हैं उनके प्राप्त जो भी प्रभाव हैं, जो जोखिम है, जो नुकसान है, जो नीति पर आधारित नवीनतम जो आंकड़े हैं, उनकी जानकारियां इस पूरे रिपोर्ट में क्या करवाई गई हैं, वो उपलब्ध कराई गई हैं, यहाँ पर स्पष्ट रूप से दी गई हैं। तो ये सारी बातें यहाँ पर की गई हैं। इसके अलावा अगर देखेंगे रिपोर्ट के कुछ महत्वपूर्ण जो निष्कर्ष हैं तो वो आपके सामने दिए गए हैं। जैसे 2024 में वैश्विक जो औसत तापमान है वो क्या है कि अब तक देखें कि 1850 से लेकर 2024 वर्ष के बीच में, इतने लंबे समय अंतराल में ये सबसे अधिक देखने को मिला है। 2015 से 2024 तक का प्रत्येक जो वर्ष है उस रिकॉर्ड पर दर्ज 10 सबसे गर्म वर्षों में से एक था। समुद्र की जो सतह का तापमान अब तक के सबसे अधिक रिकॉर्ड स्तर पे पहुंच चुका है। एशिया की जो समुद्री सतह है वो 10 की जो तापमान वृद्धि दर है 10 वर्षों की, तो उस वैश्विक जो वृद्धि है उससे औसत लगभग 2 गुनी हो चुकी है। तो ये वृद्धि देखने को मिली है। और रिपोर्ट का तो ये भी कहना है कि एशिया और उसके प्रशांत और हिंद महासागरीय जो जलीय क्षेत्र है, जो सागरीय क्षेत्र है, यहाँ पर वैश्विक जो स्तर है वो कहीं ना कहीं प्रभावित हुआ है। जिससे क्या हुआ है कि जब सागरी जल ऊपर उठा है तो जो तटीय क्षेत्र है वहां भी जल स्तर बढ़ने से खास तौर पे तटीय क्षेत्रों में बड़े स्तर की जो समस्याएं हैं, चरम जो परिस्थितियां हैं वो देखने को मिली है। और इसमें सतह का जो तापमान है, जो ग्लेशियर है, जो ग्लेशियरों का द्रव्यमान है, समुद्र स्तर जो है, जो वाटर सी लेवल है, वैसे जो प्रमुख जलवायु संकेतक हैं उनके परिवर्तन में भी इस जो रिपोर्ट आई है इसमें खास तौर पे उस पर प्रकाश डाला गया है। और ये ही नहीं, जो जलवायु परिवर्तन संकेतक है उनका जो अर्थव्यवस्था है उस पर क्या प्रभाव पड़ेगा, जो विभिन्न पारितंत्र हैं, जो इकोसिस्टम्स हैं, उनके ऊपर क्या प्रभाव पड़ेगा, उसके बारे में भी डिटेल से दिया गया है। 2024 में देखें तो एशिया के अधिकांश जो महासागर क्षेत्र हैं वो काफ़ी देखें तो वहाँ उथल पुथल देखने को मिला। कई सारे गंभीर और तीव्रता वाली जो समुद्री लहरें हैं वो वहाँ पर देखने को मिली। और ये जो शुरुआत है ये लंबे समय से हो चुका है। 1993 में देखें तभी से इस तरह से सागरीय क्षेत्र में जो परिवर्तन है वो लगातार देखने को मिल रहा है। यही नहीं, 4 में से 3 जो चक्रवात है वो तो बंगाल की खाड़ी में ही देखने को मिल चुके हैं। ये रिपोर्ट कहती है कि जो बंगाल की खाड़ी है यहाँ पर अगर देखेंगे तो इधर वाले क्षेत्र में सबसे अधिक जो चक्रवात हैं, जैसे रेमल है, फेंगल है, दाना है, तो इस तरह की क्या है कि अधिकांश जो चक्रवात हैं वो इस क्षेत्र में देखने को मिले हैं। जबकि इसकी तुलना में अगर इधर अरब सागर में देखेंगे तो एक ही चक्रवात मूल रूप से देखने को मिला है। सऊदी अरब वाला जो पूरा क्षेत्र है उसके संदर्भ में कहा गया है कि वहाँ जो तापमान है वो काफ़ी बढ़ चुका है। जैसे पिछले बार जब हज हुआ था तो ये कहा गया था कि हज के समय क्या है कि तापमान 50 डिग्री सेल्सियस तक पहुँच गया था सऊदी अरब में, जिस कारण से काफ़ी संख्या में जो हजी थे वो कहीं ना कहीं अपनी जान गंवा बैठे थे। तो इस तरह की जो स्थिति है वो अब गंभीर इस रिपोर्ट में दर्शाई गई है। इसके अलावा भी कुछ महत्वपूर्ण निष्कर्ष हैं, उनके बारे में अगर हम देखेंगे तो WMO की जो एशिया में जलवायु की स्थिति रिपोर्ट है उसके कुछ अन्य जो निष्कर्ष हैं भारत के संदर्भ में जो रुझान दिए गए हैं उस पर अगर हम बात करें तो ये कहा जा रहा है कि भारत के संदर्भ में जो समुद्र का जो तटीय क्षेत्र है, जो समुद्र तटीय क्षेत्र है, ये खास तौर पर प्रभावित हुआ है। अरब सागर, यहाँ पर 2 स्थितियां आप देख सकते हैं। एक तो जो भारत का ये बंगाल की खाड़ी वाला क्षेत्र है और दूसरा ये अरब सागर वाला जो क्षेत्र है। इनके संदर्भ में कहा गया कि इस वाले क्षेत्र में क्या है कि अपेक्षाकृत अधिक चक्रवात देखने को मिले हैं। दूसरी बात,
इधर क्या है कि अरब सागर वाले क्षेत्र में कम चक्रवातों का प्रभाव देखने को मिला है। कारण पे हम नहीं जा रहे हैं, मेन अभी डेटा आधारित जो भी चीज़ें हैं उन पर हम बात करें। इसके अलावा अरब सागर में कहा गया है कि लगभग 4 मिलीमीटर के आसपास वर्षा देखने को मिली है, जबकि बंगाल की खाड़ी में ये जो वर्षा की मात्रा है ये आप देखेंगे तो 4 मिलीमीटर से अधिक एवरेज स्तर पे देखने को मिली है। जो वैश्विक कह सकते हैं कि वैश्विक जो वर्षा की मात्रा है वो 3.4 है। तो अपेक्षा के इन क्षेत्रों में देखें तो जो एक तटीय खतरा है वो देखने को मिला है। तो इस तरह की बातें इस रिपोर्ट में कही गई हैं कि तटीय जो प्रभाव है वो खास तौर पे देखने को मिले हैं। और तट से 50 किलोमीटर भीतर की अगर हम बात करें तो ये जो क्षेत्र है कहीं ना कहीं ये वाटर लॉगिंग की समस्या से जूझ रहे हैं। जो जलमग्नता है उसके खतरे यहाँ पर बढ़ चुके हैं। जैसे केरल वाले क्षेत्र में देखिए तो बड़े स्तर पे वहाँ पर लैंडस्लाइड देखने को मिला और इस कारण से वहाँ पूरा जो बुनियादी ढांचा था वो पूरी तरह से ध्वस्त हो गया। और बड़े स्तर पे जो मानवीय क्षति है वो हमें कहाँ पर देखने को मिली, इस केरल क्षेत्र में देखने को मिली। तो कहीं ना कहीं ये रिपोर्ट सीधे अब रिलेट भी हो रही है कि रिपोर्ट में जो बातें कही गई हैं वो वास्तव में दिख भी रही हैं। यही नहीं, अब ग्लेशियर के संदर्भ में भी कहा जा रहा है कि जो मिडिल हिमालय है उस क्षेत्र में देखें तो जो हिमनद है, जो बड़े बड़े ग्लेशियर है, उनका जो द्रव्यमान है वो कम हो रहा है, जिससे क्या हो रहा है कि जो भी हिमनद पर आधारित जो झीलें हैं उनके फटने से जो विभिन्न नज़दीकी क्षेत्र हैं वहाँ पर जो फ्लड की समस्या है वो अब देखने को मिल रही है। यही नहीं, हीट वेव के जो मामले हैं, लू के जो मामले हैं वो भारत के संदर्भ में आप सभी से छुपा हुआ नहीं है, वो बढ़ चुके हैं। पहले भारत के कुछ सीमित क्षेत्रों में ही हीट वेव का प्रभाव और कम दिनों और 1 या 2 बार ही देखने को मिलता था, लेकिन अब ये पूरी तरह से बदल गया है। और आप जानते होंगे कि कुछ समय पहले ही जो भारतीय मौसम विज्ञान विभाग है उसने भारत के संदर्भ में, इसके संदर्भ में हीट वेव के लिए पूरा अलर्ट जारी किया था कि इस बार भारत में क्या है कि हीट वेव की जो बारंबारता होगी वो ये कहा गया था कि 5 से लेकर 7 बार हो सकती है और दिनों की जो संख्या होगी वो 5 से लेकर 8 दिनों तक हो सकती है। तो इस तरह की जो चरम परिस्थितियां हैं वो भारत में उत्पन्न हुई है, उसके बारे में कहा गया कि कई सारे भारत के जो राज्य हैं उनको अब प्रभावित करने के लिए देखें तो जो हीट वेव है वो एक महत्वपूर्ण चरम स्थिति देखने को मिली है। और इस कारण से अत्यधिक हीट वेव के कारण से कई सारे लोगों के मरने की जो सूचना है वो भारत के संदर्भ में भी देखने को मिली है। एक नया जो बदलाव देखने को मिला है, बिजली गिरने की बात देखने को मिल रही है, क्योंकि 2024 में बिजली गिरने की जो घटनाएं हैं वो भारत में खास तौर पे देखने को मिली। कई सारे जो क्षेत्र हैं वहाँ पर जो बिजली की बात है कि बिजली गिरने के जो मामले हैं वो खास तौर पे देखने को मिले। तो इस तरह के जो मामले हैं और इसमें काफ़ी लोगों के मरने की बात कही गई। ये कहा गया कि भारत में अकेले बिजली गिरने से पिछले कुछ वर्षों में 1300 से अधिक लोगों की मृत्यु हो चुकी है। और इस कारण से देखें तो अब ये जो स्थिति है ये काफ़ी अब भयावह होते जा रही है। तो ये आंकड़ा काफ़ी गंभीर है और एक राज्य में तो जो मरने वाले लोगों की संख्या है वो इस वर्ष ही केवल 72 पहुंच गई है। तो आप समझ सकते हैं कि किस तरह के जो बदलाव हैं वो देखने को मिल रहे हैं भारत के संदर्भ में। एशिया में जो रुझान दिया गया कि एशिया क्षेत्र में क्या हो रहा है कि लगातार इस पूरे एशिया क्षेत्र में जो तापमान है वो प्रभावित हो रहा है। और तापमान क्या हो रहा है, जैसा कि हमने बताया कि तापमान की जो वृद्धि दर है वो काफ़ी अधिक हो चुकी है। एशिया में जो वैश्विक दर है वो काफ़ी अधिक रेट से बढ़ रही है और इससे तूफान, सूखा, बाढ़ जैसे चरम जो कह सकते हैं मौसम है वो देखने को मिल रहा है। गर्मी का जो रिकॉर्ड है वो एशिया में एक तरह से बन चुका है। 2024 सबसे गर्म वर्ष माना गया है और कई देशों में व्यापक स्तर पे जो हीट वेव के जो मामले हैं वो देखने को मिला है। पूरे एशिया क्षेत्र में देखें तो कई सारे जो प्राकृतिक आपदाएं हैं वो देखने को मिली है। लैंडस्लाइड, फ्लड्स की जो बारंबारता है वो देखने को मिली है। और उदाहरण हमने बताया कि भारत का जो केरल का वायनाड जो भूस्खलन का मामला था और इस क्षेत्र में अगर केरल वाले क्षेत्र में हम देखेंगे तो ये कहा गया था कि यहाँ पर लगभग 500 लोगों के लैंडस्लाइड होने से लोगों की मृत्यु हो गई। ऐसे ही क्या है कि बहुत सारे हिमालयी क्षेत्रों में देखेंगे तो क्लाउड बर्स्टिंग की जो समस्या है वो देखने को मिल रही है और उस कारण से जो स्थिति है वो काफ़ी गंभीर होती जा रही है। तो ऐसी जो चरम परिस्थितियां हैं वो अब हमको देखने को मिल रही हैं। समुद्र स्तर में जो वृद्धि है उसको प्रभावित करने वाले जो कारक है, अगर उन कारकों की बात करें तो इसमें सबसे जो महत्वपूर्ण कारण है वो तापीय विस्तार है। टेम्परेचर रेंज का जो विस्तार देखने को मिल रहा है, समुद्र के बढ़ते हुए तापमान के कारण पानी का जो तापीय विस्तार है
इससे क्या हो रहा है कि समुद्र का जो स्तर है, जल स्तर है, वो बढ़ जा रहा है। इस कारण से तटीय क्षेत्रों में समस्या देखने को मिल रही है। पिघलती हुई जो बर्फ की चादरें हैं, खासतौर पे देखेंगे तो कई सारे जो क्षेत्र है वहाँ पर जो ग्लेशियर है, जो हिम ग्लेशियर जो प्लेट्स हैं, वो क्या हो रही हैं, वो मेल्ट हो रही हैं, और इस कारण से जो ओशियन क्षेत्र है, जो ओशियन वाटर लेवल है, वो बढ़ रहा है। खास तौर पे जो हरित गैसें हैं, इनका जो एमिशन हो रहा है ग्रीन हाउस गैस का, और ये एक बड़ा मुद्दा है, क्योंकि फॉसिल्स इंधन जो भी फॉसिल्स फ्यूल्स हैं, उनसे निकलने वाले कार्बन डाइऑक्साइड या अन्य जो ग्रीन हाउस गैसें हैं, वो क्या कर रही हैं कि टेम्परेचर में लगातार वृद्धि कर रही हैं, और इससे क्या हो रहा है कि जो ग्लोबल स्तर पे ग्लोबल वार्मिंग, वैश्विक तापन की समस्या जैसे देखने को मिल रही है, और इस कारण से ओवरऑल जो सी लेवल है वो बढ़ रहा है। महासागरीय जो धाराएं हैं, जो ओशियन करेंट्स होती हैं, उनकी जो एक्चुअल में दिशा होती है वो अब परिवर्तित हो रही है। उनके संदर्भ में जो परिवर्तन है वो महासागरीय क्षेत्रों में देखने को मिल रहा है। तो इस तरह के जो धारा परिवर्तन हो रहे हैं, इस कारण से सागरीय क्षेत्र में जो ऊष्मा का पुनर्वितरण होता था वो प्रभावित हो रहा है, और इससे क्या है कि पूरा जो सी एरिया है, जो समुद्री क्षेत्र है, वहाँ पर जल स्तर पे देखें तो जो एक पैटर्न होना चाहिए, स्थानीय पैटर्न होना चाहिए, वो स्थानीय पैटर्न अब प्रभावित हुआ है। तो इस कारण से बड़े स्तर पे प्रभाव देखने को मिल रहे हैं। और रिपोर्ट में अगर हम भारत के संदर्भ में कुछ की पॉइंट के स्तर पे देखें कि क्या प्रभाव देखने को मिल रहा है, तो तटीय जो क्षरण है, ये एक सबसे महत्वपूर्ण मुद्दा देखने को मिला है। भारत में देखेंगे तो जो भी तटीय क्षेत्र है, अगर आप देखेंगे इधर ये पूरा पश्चिम वाला जो तटीय क्षेत्र है, इधर पूर्वी जो तटीय क्षेत्र है, ये खास तौर पे प्रभावित हुआ है। यहाँ पर तटीय क्षेत्रों में देखें तो लाखों जो निवासी हैं वो प्रभावित हो रहे हैं। आजीविका सबसे एक महत्वपूर्ण जोखिम उत्पन्न हो चुका है, क्योंकि समुद्र का बढ़ता हुआ जो जल स्तर है, ये क्या है, कहीं ना कहीं देखें तो जो कमजोर तटीय जो समुदाय है, वहाँ पर जो भी जलीय जीव हैं, खासतौर पे जैसे मछलियाँ हैं, और उनके ऊपर जो भी लोग आजीविका के लिए निर्भर है, या जो इस क्षेत्र में कृषि होता है, जो पर्यटन बड़े स्तर पे विकसित हुआ है, वो कहीं ना कहीं प्रभावित हुआ है। तो जो आजीविका है उसके ऊपर एक संकट उत्पन्न हो चुका है। बुनियादी ढांचे को बड़े स्तर पे नुकसान हुआ, क्योंकि बड़े स्तर पे काफ़ी लागत से जो बंदरगाह निर्मित किए जाते हैं, जो इंडस्ट्रियल सेंटर स्थापित किए जाते हैं, लोग यहाँ पर जो मनोरंजन या इस तरह के टूरिज्म के लिए बड़े जो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करते हैं, या जो स्थानीय लोग हैं उनके घर होते हैं, शहरी जो बुनियादी ढांचे हैं, उनको कहीं ना कहीं बड़े स्तर पे जो क्षति है वो देखने को मिला है। और इसी कारण से क्या हो रहा है कि जो माइग्रेशन है, जो प्रवसन है, वो बड़े स्तर पे देखने को मिला है। तटीय क्षेत्रों से या तो मैदानी क्षेत्रों में या आंतरिक तटीय भागों से अंदर के क्षेत्रों में लोगों का क्या हुआ है, बड़े स्तर पे जनसंख्या का विस्थापन हुआ है, माइग्रेशन हुआ है, और इस कारण से कहीं ना कहीं जो जलवायु प्रेरित जो प्रवासन है, ये क्या है कि कई सारे गंभीर जो समस्याएं हैं वो उत्पन्न हो रही हैं। एक तो इन लोगों के विस्थापन होने से जो जनसंख्या संकेंद्रण है किसी क्षेत्र में अधिक होने से वहाँ पर सामाजिक, आर्थिक, प्रशासनिक जो समस्या है वो भी उत्पन्न हो रही। तो इस तरह की बहुत सारी बातें देखने को मिली हैं। और ऐसे ही अगर एशिया के क्षेत्र में देखेंगे तो खास तौर पे जो प्रभाव इस रिपोर्ट में दिखाए गए हैं वो द्वीपीय राष्ट्र के संदर्भ में दिखाए गए हैं, कि जितने भी द्वीपीय राष्ट्र हैं, अब बढ़ते हुए जो जल स्तर है उन कारण से उनके डूबने की जो समस्या है वो आने वाले समय में हो सकती है। खास तौर पे देखें जैसे मालदीव जैसे जो देश हैं, उनके बारे में कहा गया कि आने वाले समय में हो सकता है कि उस मालदीव के कई सारे जो छोटे छोटे द्वीप हैं वो क्या हो जाए, वो जलमग्न हो जाए, और एक तरह से जो अस्तित्व है मालदीव का वो भी खतरे में दिख रहा है। दूसरी बात करें कि जो अर्बन स्तर पे जो भी गर्मी है वो अब लगातार बढ़ती जा रही है, क्योंकि एशियाई शहरों में लगातार जो हीट वेव के मामले हैं वो देखने को मिले हैं। और इससे सार्वजनिक जो स्तर पे देखें तो जो हेल्थ है, जो शहरी बुनियादी ढांचे हैं, उसके ऊपर दबाव पड़ रहा है। जैसे गर्मी बढ़ी तो लोगों ने क्या किया कि एसी, कूलर या इस तरह के जो भी इंस्ट्रूमेंट्स हैं, जो इलेक्ट्रिकल कह सकते हैं कि इस तरह के जो उत्पाद हैं, उनका जो इस्तेमाल है वो बड़े स्तर पे करते हैं। तो न केवल जो ऊर्जा है उसके ऊपर दबाव बढ़ता है, जबकि इसके अलावा देखें तो बहुत सारे जो इसके दुष्परिणाम है वो देखने को मिलते हैं। एमिशन बड़े स्तर पे हरित गैसों का होता है। तो इस तरह की जो समस्या है वो देखने को मिली है। तो इससे क्या हुआ है, इसके बाद अगर आप देखेंगे तो जो कृषि संबंधित जो स्थितियां हैं वो खराब हुई हैं, क्योंकि कृषि के संदर्भ में देखें तो अब धीरे धीरे ये कहा जा रहा है कि जो भी स्वास्थ्य संबंधित खतरे हैं वो भी देखने को मिले, क्योंकि जलवायु परिवर्तन होने के कारण गर्मी बढ़ी है। संबंधित जितनी बीमारियां हैं, जैसे डेंगू है, मलेरिया है, इस तरह के जो विभिन्न इन्फेक्शन हैं, तो वेक्टर जनित जो रोग हैं वो काफ़ी तेज़ी से बढ़े हैं। और कृषि के संदर्भ में देखें तो जब गर्मी
अधिक बढ़ी है, अनियमित वर्षा हुई है। तो इस कारण से जो पैदावार है, जो फसल के उत्पादन पर देखें तो नकारात्मक प्रभाव देखने को मिला है। इस कारण से देखें तो सबसे जो महत्वपूर्ण खतरा है वो फूड सिक्योरिटी का है, यानी कि देखें तो जो खाद्य एक संकट है, वो जो मामला है वो अब काफ़ी गंभीर हो चुका है। तो इस तरह के जो प्रभाव हैं वो इस रिपोर्ट में दिखाए गए हैं। यही नहीं, नेपाल के भी संदर्भ में खास बातें कही गई हैं। अगर नेपाल के संदर्भ में देखेंगे तो ये कहा गया है कि मध्य हिमालय में नेपाल के ग्लेशियरों का 2024 में सबसे महत्वपूर्ण जो द्रव्यमान था, बड़े बड़े जो ग्लेशियर हैं उनको नुकसान हुआ है और इस कारण से जो बाढ़ के खतरे हैं वो देखने को मिला है। यही नहीं, जल विद्युत स्टेशन, जो सड़कें हैं, जो पर्वतीय समुदाय हैं, विनाशकारी बाढ़ से कहीं ना कहीं प्रभावित हुए हैं। तो इस तरह की बातें कही गई हैं और इसी के संदर्भ में इस रिपोर्ट में खास तौर पे जो भी अनुशंसित उपाय हैं वो दिए गए हैं। जैसे तटीय क्षेत्रों का जो प्रबंधन है उस पर खास तौर पे जोर दिया जा रहा है कि जो भी तटीय क्षेत्र है इनका जो प्रबंधन है वो खास तौर पे किया जाना चाहिए। जो भी तटीय इंफ्रास्ट्रक्चर है उसके विकास के लिए खास तौर पे समुद्र स्तर में जो वृद्धि है उसको रोकने के लिए यहाँ पर क्या करना चाहिए, जो मैंग्रोव वनस्पति है उसके अधिक से अधिक प्रबंधन करने की बात है, उसके यहाँ पर उपस्थित करने की बात है। यही नहीं, इमिशन के संदर्भ में कहा गया कि जो उत्सर्जन है, खास तौर पे जो हरित गैसें हैं, इस तरह के जो उत्सर्जन है उन पर अब लगाम लगाई जानी चाहिए, जिससे औसत जो तापमान है वो क्या हो सके, वो कम हो सके। इसके अलावा देखिए, जो पूर्व चेतावनी प्रणाली है उस पर भी जोर दिया गया है कि जलवायु निगरानी जो पूर्वानुमान है, आपदा के संदर्भ में कोई भी जो पूर्व चेतावनी प्रणाली है उसमें सभी देश क्या कर सके, इन्वेस्ट करें, ताकि इन्वेस्टमेंट के बाद जो भी चेतावनियां हैं वो समय पर दी जा सके। और यही नहीं, इसके लिए अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर विभिन्न जो सहयोग है उसके स्तर पर भी अब कहीं ना कहीं देखें एक दूसरे को सहयोग देने की बात कही जा रही है और इसके लिए एक अनुकूल जो ढांचा है वो निर्मित किया जाए, ताकि एक देश दूसरे देश का, एक क्षेत्र दूसरे क्षेत्र का कहीं ना कहीं ऐसे विभिन्न जो सहयोग है वो कर सके, ताकि वैश्विक स्तर पर इस तरह की जो समस्या देखने को मिल रही है पूरे एशिया क्षेत्र में उस पर कंट्रोल किया जा सके और स्थानीय जो क्षमता है उस पर खास तौर पे उसे सुदृढ़ करने की बात कही गई है। विभिन्न समुदायों के स्तर पे उनके जो भी अनुकूलन है, उसकी जो तकनीक है उसके संदर्भ में उन्हें ट्रेंड करना, उसके बारे में अवेयर करना, जलवायु के संदर्भ में जो भी रिस्क हैं, जो जोखिम हैं, उसके प्रति जो भी एक लचीलापन हो सकता है, जो एक अवेयरनेस के स्तर पर जो अपना बचाव हो सकता है वो सुनिश्चित करने की बात यहाँ पर कही गई है। यही नहीं, ओवरऑल हम ये कह सकते हैं कि जो विश्व जो वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल जो ऑर्गेनाइजेशन है उसका यही कहना है कि एशिया जलवायु की जो स्थिति 2024 है, इससे भारत के जो तट हैं उनको तत्काल अब खतरे की स्थिति देखने को मिल रही है। तो तटीय क्षेत्र में खास तौर पे ये जो रिपोर्ट है भारत के संदर्भ में अलर्टनेस जारी करती है और इसलिए भारत के जो भी नीति निर्माता हैं उनको जीवन, आजीविका, पारिस्थितिकी, इनकी सुरक्षा के लिए अब मजबूत जो संबंध है, जो अनुकूलन रणनीति हो सकती है, जो बेस्ट रणनीति होती है, उसको कहीं ना कहीं इंटीग्रेट करते हुए आने वाले समय में इसका प्रबंधन करना अब महत्वपूर्ण बात है। तो अब देखने वाली बात है कि आखिर इस पर कितना काम कब तक किया जाता है, ये आने वाले समय में देखने को मिलेगा। तो आज हमने एशिया जलवायु स्थिति रिपोर्ट 2024 और उसके संदर्भ में हमने देखी कि आखिर ये चर्चा में क्यों है, इस रिपोर्ट की महत्वपूर्ण बातें क्या हैं और खास एशिया के अलग अलग क्षेत्रों के संदर्भ में, जैसे कि पूरे एशिया के संदर्भ में, एशिया में भारत की स्थिति के संदर्भ में, नेपाल की स्थिति के संदर्भ में और यहाँ पर जो भी समस्याएं अब उत्पन्न हो रही हैं उसके संबंध के लिए क्या किया जा सकता है प्रबंधन के स्तर पे, उन पर भी डिटेल से चर्चा की। तो आज के एपिसोड में इतना ही। आप सभी हमारे साथ बने रहें, इसके लिए धन्यवाद। थैंक यू।